चलिए, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वेक्टर। और वेक्टर आपका 12th क्लास का मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में आता है। इससे एग्जाम में अच्छे खासे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, समझे कि नहीं? और ये आपका कितना इम्पोर्टेंट है, आप क्वेश्चन बैंक जब आप पलटेंगे, है ना? तो आपको नजर आएगा कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है 2009 से लेकर के 2024 के बीच में, समझे कि नहीं? सबसे ज्यादा यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है तो कोई चैप्टर है, वो है वेक्टर। इंटीग्रेशन का बाद पहला में आता है इंटीग्रेशन और दूसरा में आता है वेक्टर, जिससे लगभग जो है 170 से 180 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है। इसका मतलब है कि एवरेज यदि हम लोग बात करें तो 15 से 16 ऑब्जेक्टिव यहां से आपका आएगा, समझे कि नहीं? तो जितने भी बच्चे आप लोग ये एग्जाम देने वाले हैं, इस चैप्टर को बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। आज से हम थ्योरी शुरू करने जा रहे हैं। अरे ये आज हमारा जो है पहला पार्ट है। आज से हम क्लास जो है शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला लेक्चर है। चलिए, हम बात करें कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग टॉपिक के बारे में चलें कि पहले हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है। सबसे पहला जो इसमें हमें टॉपिक पढ़ना है वो है वेक्टर्स। ये चैप्टर है आपका, ये आपका क्या है? ये चैप्टर है आपका वेक्टर। पहला हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। पहला में हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानेंगे। फिजिकल क्वांटिटी कितने होते हैं, है ना? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, ये तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे, स्टडी करेंगे पहला टॉपिक में। दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट। यानी इंट्रोडक्शन में आप समझिए वेक्टर है और स्केलर नहीं है। स्केलर के तो कोई प्रकार नहीं है, लेकिन वेक्टर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, समझे कि नहीं? जैसे जीरो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है, लाइक वेक्टर है, अनलाइक वेक्टर है, कोप्लेनर वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर है। कई प्रकार के वेक्टर होते हैं। इस सारे वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। और मेन इसका इंट्रोडक्शन है, जो आज का टॉपिक का, आज का क्लास का सबसे पहला टॉपिक रहेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग, और सबसे मजबूत यही आपका काम करेगा, समझे कि नहीं? यानी किसी भी बिल्डिंग का जो है बेसमेंट पर निर्भर करता है कि वो बिल्डिंग कितना मजबूत होगा। इंट्रोडक्शन ही मेन इसका टॉपिक रहेगी, है ना? यानी यदि हम लोग बात करें कि केसी सिन्हा यदि आप बनाइएगा, है ना, तो इसमें आपका जो है 25.1, 25.2 और 25.3, ये तीन एक्सरसाइज खाली इंट्रोडक्शन पर है। इसके बाद हमें पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट, ये है 26.1। इसके बाद हमें पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट। एक क्रॉस प्रोडक्ट जो हमें पढ़ना है ये है 27.1। इसके बाद हमें पढ़ना है एरिया, क्षेत्रफल निकालने के लिए पढ़ना है, और ये हमें पढ़ना है 27.2। और इसके बाद हमें आखिरी टॉपिक है ट्रिपल प्रोडक्ट। हालांकि ये आपका ट्रिपल प्रोडक्ट जो है, समझे कि नहीं, ये ट्रिपल प्रोडक्ट आपका जो है सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन हम फिर भी आपको ट्रिपल प्रोडक्ट जरूर पढ़ाएंगे। क्या है कि कई बार क्या होता है, समझे कि नहीं, कि एक से दो ऑब्जेक्टिव ट्रिपल प्रोडक्ट से आ जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम लोग इसको स्टडी कर ही रहे हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा गहराई में जाकर के स्टडी कर लें, सिलेबस से थोड़ा सा ज्यादा भी हम लोग पढ़ लें, है ना? जब हम लोग ज्यादा पढ़े हुए रहेंगे, है ना, तो फिर कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो छूटने का कोई चांस नहीं रहेगी। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका केसी सिन्हा का है। लेकिन यदि आप एनसीईआरटी जो कि नेशनल बुक है, 12th में हर राज्य में फॉलो होता है। बिहार बोर्ड के बच्चे यदि 12th में एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो झारखंड बोर्ड वाले भी 12th का एनसीईआरटी में मैथ यही पढ़ेगा। उत्तर प्रदेश बोर्ड वाला भी यही पढ़ेगा, दिल्ली बोर्ड वाला भी यही पढ़ेगा। यानी एनसीईआरटी जो है नेशनल बुक है। 12th क्लास में मैथ में, चाहे आप पूरे भारत के कहीं के भी बच्चे हैं, समझे कि नहीं, ये आपका जो है चैप्टर आपको पढ़ना है, स्टडी करना है। सेम टू सेम सिलेबस, सेम टू सेम टॉपिक, समझे कि नहीं? तो आइए, आज के पहले हम लोग टॉपिक में हम लोग समझें। तो याद रखना, ये तो केसी सिन्हा के बारे में बता दिए। एनसीईआरटी मेन बताना जरूरी है। एनसीईआरटी हमें इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि ये नेशनल बुक है। नेशनल बुक में हमें पढ़ने के लिए दिया है एक्सरसाइज 10.1 और 10.2। इसमें पढ़ने के लिए दिया इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन हमें एनसीईआरटी में इसमें पढ़ना है। इसके बाद हमें दिया है 10.3 में दिया है डॉट प्रोडक्ट।
और 10.4 में हमको पढ़ने के लिए दिया है क्रॉस प्रोडक्ट। समझे कि नहीं? यानी एनसीईआरटी में 10.1 से लेकर के 10.4 तक है। आप अनुमान लगाइए कि इसका इंट्रोडक्शन जो है कितना इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है जो आप अंदाजा लगाइए। बाकी 3 में दिया है एक-एक चैप्टर, ये अकेले दिया है इसमें 3 चैप्टर, देख लीजिए आप। केसी सिन्हा में भी इंट्रोडक्शन में ही 3 गो एक्सरसाइज पढ़ेला दिया है। यानी टोटल पढ़ना है 6 गो एक्सरसाइज और 6 गो में 3 गो खाली इंट्रोडक्शन में पढ़ना है हमको। यानी वेक्टर का इंट्रोडक्शन कर देंगे तो 3 चैप्टर आपसे आराम से बन जाएगा, 3 एक्सरसाइज आराम से बन जाएगा। एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी संपूर्ण वेक्टर में हमको 4 एक्सरसाइज पढ़ने के लिए दिया है। आप इसके इंट्रोडक्शन के महत्व को समझिए कि कितना इसका इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होने वाला है। आधा में इसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ेला दिया है। यानी 4 गो एक्सरसाइज में 2 एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन है। अब बाकी 2 गो एक्सरसाइज में डॉट प्रोडक्ट है और आपका क्रॉस प्रोडक्ट है। समझे कि नहीं? तो आज की क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो आपका है इंट्रोडक्शन। सबसे पहला चीज हम लोग जाने कि एक्चुअली वेक्टर क्या है। तो मैं आपको बात करूं कि वेक्टर को आप जो है आप इसको 3D कह सकते हो या आप इसको वेक्टर को ज्यामिति कह सकते हो। ये वेक्टर क्या है? ज्यामिति है। अंतर इतना है बाबू कि ज्यामिति में हम लोग एक्सिस का प्रयोग करते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, लेकिन वेक्टर में एक्सिस का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर एक्स, वाई और जेड आपका नहीं आएगा, है ना। एक्स के जगह पर वेक्टर आई का प्रयोग किया जाएगा, वाई के जगह पर वेक्टर जे का प्रयोग किया जाएगा और के और जेड के जगह पर जो है आपका वेक्टर के का प्रयोग किया जाएगा। यानी कोई आपसे डायरेक्ट आपसे पूछे कि वेक्टर क्या, व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर क्या है, तो आप यहां से एक लाइन में जवाब देंगे कि वेक्टर एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशनल है। वेक्टर एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, 3D है। अंतर इतना है कि 3D ज्योमेट्री में हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें अक्ष के बारे में पढ़ते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और हम लोग पढ़ते हैं जेड अक्ष। लेकिन यहाँ जो है एक्स अक्ष जो है यह वेक्टर का रूप ले लेता है। एक्स अक्ष वेक्टर आई कहला जाता है, वाई को हम लोग वेक्टर जे कहते हैं और जेड को हम लोग वेक्टर के कहते हैं। अब यहाँ आपको बातें समझने वाली आ रही होगी कि सर आपने तो कह दिया कि वेक्टर एक प्रकार का नियामक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशनल। इसका मतलब यह है सर कि हम लोग जो है 3D में दूरी निकालना पड़ते हैं। इसका मतलब यह है बाबू कि हम लोग वेक्टर में भी हम लोग जो है दूरी निकालने के लिए सीखेंगे कि दूरी कैसे निकाला जाता है। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर हम लोग 3D में जो है सेक्शन फार्मूला पढ़े हैं जिसको हम लोग विभाजन सूत्र कहते हैं। और जब आप कह रहे हैं कि वेक्टर 3D है, 3D ज्योमेट्री है, इसका मतलब है कि हमको यहां भी सेक्शन फार्मूला पढ़ने के लिए मिलेगा। तो बिल्कुल राइट, सेक्शन फार्मूला यहां भी पढ़ने के लिए मिलेगा। हमने आपको क्यों कहा कि वेक्टर एक प्रकार का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है? आप ज्यादा छोड़िए, 10वां क्लास में आप पढ़े होंगे, है ना, इस तरह के आप पढ़े होंगे कि यह मेरा त्रिभुज है ए बी सी, ये तीनों का ऐसे करके नियामक आपको दे ले रहता था। याद करिए 10th क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिला है ना, कि जांच करके बताइए कि यह एक समबाहु त्रिभुज है, या कहता था कि सिद्ध करिए कि विषम बाहु त्रिभुज है या समद्वि बाहु त्रिभुज है। हमें वेक्टर में भी पढ़ना है। हमें वेक्टर में भी त्रिभुज दे देगा, कहेगा कि वेक्टर मेथड से आप साबित कर करके बताइए यह एक समबाहु त्रिभुज है, या कहेगा कि वेक्टर मेथड से आप साबित कर करके बताइए कि यह एक समकोण त्रिभुज है। समझे कि नहीं? यानी मैं ऐसा ही नहीं, मैं हवा हवाई बात नहीं कर दिया। यह बात जो मैंने बताया कि वेक्टर एक प्रकार का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यह बात में 113% सच्चाई है कि यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। जिस प्रकार से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दूरी निकालने के लिए सीखे हैं, उसी प्रकार से वेक्टर में दूरी निकालने के लिए सीखेंगे। जिस प्रकार से हम लोग वेक्टर कोऑर्डिनेट में हम लोग पढ़े विभाजन सूत्र, अंत विभाजन, बाह्य विभाजन, मध्य विभाजन, वेक्टर में भी हम लोग तीनों विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, अंत विभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य विभाजन। नियामक ज्यामिति में हम लोग पढ़े, समबाहु त्रिभुज साबित करने के लिए हम लोग पढ़े, समबाहु पढ़े, समद्विबाहु पढ़े, विषम बाहु पढ़े, आयत हम लोग साबित किए, वर्ग साबित किए। हमें यहाँ वेक्टर मेथड से भी सारे के सारे हमें साबित करने के लिए है।
अंतर इतना है बाबू कि नियामक ज्यामिति में अक्ष का प्रयोग होता है, एक्स वाई और जेड। लेकिन यहाँ वेक्टर में एक्स वाई जेड का प्रयोग नहीं होगा। एक्स के जगह पर हम लोग वेक्टर आई का प्रयोग करेंगे, वाई के जगह पर वेक्टर जे का प्रयोग करेंगे और जेड के जगह पर हम लोग वेक्टर के का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अब जरा सा हम लोग आए कि ये बात पहली लाइन आपकी क्लियर हो गई कि वेक्टर क्या है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। साफ साफ बात एक लाइन में हम लोग समझ गए। अब यहाँ पर है कि ये वेक्टर आया कैसे, समझे कि नहीं? तो सबसे पहले वेक्टर नहीं आया बाबू, ये बात आप याद रखना कि पहले वेक्टर नहीं आया, सबसे पहले जो आया फिजिकल क्वांटिटी आया। फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक राशि, ये बात आप एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आया फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। यह फिजिकल क्वांटिटी क्या है और फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं, आप किताब पलट करके आप देखोगे, है ना, तो आपको दो ही गो फिजिकल क्वांटिटी का आपको जो है वर्णन मिलेगा। एक आपको वर्णन मिलेगा वेक्टर का और दूसरा आपको किताब में जिक्र करेगा स्केलर का। फिजिकल क्वांटिटी दो ही प्रकार के किताब में दिया जाता है, एक वेक्टर और एक स्केलर। लेकिन यहाँ हम बताने जा रहे हैं तीसरा क्वांटिटी जिसको कहा जाता है बाबू टेंसर क्वांटिटी। हम तो ये बात की बात है कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है और टेंसर क्या होता है, लेकिन हम इससे पहले ये हम लोग जान लें कि आखिर फिजिकल क्वांटिटी क्या है। आखिर फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या गुण पाया जाता है और किस गुण के आधार पर उसको वेक्टर कहा गया, किस गुण के आधार पर उसको स्केलर कहा गया, किस गुण के आधार पर उसको टेंसर कहा गया। जैसे सारे लोग जो हैं बच्चे होते हैं, है ना, लेकिन उसमें से भी कुछ कहा जाता है कि बच्चा सीधा है, ये बच्चा थोड़ा सा बदमाश है। क्यों कहा जाता है? उसकी शरारतापन देख करके कहा जाता है कि नहीं ये लड़का नटखट नहीं है, यानी सीधा है। और जो थोड़ा सा ज्यादा हुरचुल्ली करता है उसको कहा जाता है कि एक नंबर के बदमाश लड़का, फिटवाला लड़का है। समझ गए कि नहीं? इसका मतलब यह है कि हम लोग जो व्यक्ति को जो उसका जो हम लोग उपनाम देते हैं, ये सब जो नामांकन करते हैं कि सीधा लड़का है, बदमाश लड़का है ना, यह उसके जो है गुण के आधार पर करते हैं। ये लड़का कम बोलता है, बदमाशी कम करता है, इसका मतलब सीधा है। ये लड़का थोड़ा सा जो है ज्यादा बदतमीज है, ज्यादा थोड़ा सा बकवास करता है, ज्यादा शरारती करता है, ज्यादा नटखट है, इसका मतलब है कि यह लड़का जो है राड़ है। समझे कि नहीं? गुण के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, व्यक्ति को पहचानते हैं। उसी प्रकार से हम लोग जो है बाबू फिजिकल क्वांटिटी को गुण देखे और फिजिकल क्वांटिटी में तीन तरह के गुण पाया गया। कुछ गुण ऐसा पाया गया जिसके आधार पर कहा गया कि नहीं भैया ये वेक्टर है। कुछ ऐसा गुण पाया गया जिसको देखते हुए कहा गया कि नहीं वेक्टर नहीं, ये स्केलर की श्रेणी में जाएगा। और कुछ गुण ऐसा पाया गया जिसको देखते ही ऐसा कहा गया कि नहीं ये स्केलर नहीं है, इसको हम टेंसर कहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम वेक्टर, स्केलर, टेंसर हम लोग जाने, इससे पहले अति आवश्यक है कि हम ये जाने कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी का एक लाइन में आपको यह बात एकदम क्लियर होना चाहिए, जो मैं बताने जा रहा हूं आप कभी नहीं भुलाओगे। समझे कि नहीं? ऐसे कहा जाता है कि दुनिया में जितनी भी वस्तु है जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन सकते हैं, ये सारे के सारे भौतिक राशि हैं। सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी की श्रेणी में आते हैं। समझे कि नहीं? यानी सटीक आपको पहचानना है कि भौतिक राशि क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। समझ गए कि नहीं? तो आपको एक लाइन में ये जानना चाहिए। ज्यादा इसमें जो है कि हम ज्यादा आपको एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं घुमाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से हम आपको बता दे रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। याद रखिएगा, जितने भी नापने, तौलने और गिनने की वस्तु है, ये सारे के सारे को कहा गया फिजिकल क्वांटिटी। आदमी से लेकर के जानवर तक, बेंच से लेकर के कुर्सी तक, टेबुल, पंखा, ईंटा, पत्थर, गाड़ी, छकड़ा, सारा चीज आपका फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे बेंच की संख्या, हम इसको काउंट कर सकते हैं, मेरा फिजिकल क्वांटिटी है। हम लोग यहाँ पर पंखा बता दें कि 50 गो लगा हुआ है, 100 गो लगा हुआ है, इसका मतलब है हम इसको काउंट कर सकते हैं। यानी फिजिकल क्वांटिटी को तीन आधार से बांटा गया। पहली, या तो फिजिकल क्वांटिटी वैसे वस्तु जिसको हम गिनती कर लें, यदि गिनती ना कर सके तो नाप लें, यदि नाप नहीं सकते हैं तो उसको हम तौल लें। समझे कि नहीं? इसीलिए कहा गया नापने, तौलने एवं गिनने की वस्तु को कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी, कहा जाता है भौतिक राशि। समझ गए कि नहीं? जितना आपको नजर आ रहा है, बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, समय, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी है।
बल हम इसको माप सकते हैं, मात्रक न्यूटन होता है। लंबाई इसको हम नाप सकते हैं, चौड़ाई नाप सकते हैं, समझे? द्रव्यमान तौल सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि जितने भी नापने, तौलने और गिनने की वस्तु उसको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। समझे कि नहीं? अब यहाँ पर देखा गया कि जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, इसमें कई प्रकार के गुण पाया गया। फिजिकल क्वांटिटी में आपको 2-3 तरह के गुण पाया गया। देखा गया मैग्नीट्यूड, देखा गया कि कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड मिल रहा है। कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी है, पहला टाइप ऐसा मिला, दूसरा टाइप ऐसा मिल गया, मैग्नीट्यूड को हम अब एम लिखेंगे। कुछ ऐसा पाया गया जिसमें मैग्नीट्यूड मिल गया और डायरेक्शन मिल गया। मैग्नीट्यूड के साथ-साथ क्या मिल गया? डायरेक्शन मिल गया। कुछ ऐसे भी मिल गए फिजिकल क्वांटिटी तीसरा नंबर में, है ना? जिसमें मिल गया मैग्नीट्यूड प्लस में मिल गया फिक्स डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन मिल गया और साथ में मिल गया फिक्स लाइन ऑफ सपोर्ट, फिक्स लाइन ऑफ सपोर्ट। हम आपको बताएंगे कि वेक्टर क्वांटिटी जो आपका सदिश राशि है, इसका डिफिनेशन किताब में गलत दे दिया गया है। हम यहाँ पर जो डिफिनेशन बताएंगे, शुद्ध डिफिनेशन बताएंगे, बिल्कुल प्योर शुद्ध रहेगा, उसमें कोई आपका काट छांट नहीं रहेगी। बुक का जो लिखा हुआ डिफिनेशन है, आधा अधूरा डिफिनेशन है, पूर्ण डिफिनेशन सही नहीं है, समझे कि नहीं? और ज्यादातर लोग पढ़ाते हैं तो सारा किताब वाला ही डिफिनेशन लिखा देते हैं, लेकिन आप ये पता है एग्जाम जब आप बैठोगे, सबसे पहले आपको लाइन में लिखा हुआ मिलेगा कि विद्यार्थी यथासंभव सभी प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में दें, समझे कि नहीं? इसी लेकर के बहुत सारे टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे, बहुत सारे टर्म जो पढ़ाएंगे, ये किताब से हट के पढ़ाएंगे, किताब में आपको मिलेगा ही नहीं, समझ गए कि नहीं? आइए जरा समझे हम, ये तीनों चीज को पहले हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर सबसे पहला चीज आया मैग्नीट्यूड क्या होता है, दूसरी बात यहाँ पर आया है कि आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और तीसरा में आया है मैग्नीट्यूड प्लस फिक्स डायरेक्शन और फिक्स लाइन ऑफ सपोर्ट। बताया गया कि जेकरा में खाली मैग्नीट्यूड मिलेगा एकरा कहल गया स्केलर, जेकरा में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल गया एकरो कहल गया स्केलर, और जेकरा में ये तीनों मिला इसको कहल गया कि यह मेरा जो है वेक्टर क्वांटिटी है। गौर से ध्यान दीजिएगा, जिसमें सिर्फ मिला मैग्नीट्यूड उसको कहल गया स्केलर, जिसमें मिल गया मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन फिर भी ये दोनों को कहा गया स्केलर। यानी डायरेक्शन से नहीं, किताब में यही गड़बड़ कर दिया है, किताब में कह दिया गया है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जो कि सही नहीं है, गलत है। डायरेक्शन यहां पर नहीं चाहिए, फिक्स डायरेक्शन चाहिए। अब आपको लगता होगा कि सर डायरेक्शन और फिक्स डायरेक्शन में अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शन एंड फिक्स डायरेक्शन, दोनों में डिफरेंस यानी अंतर क्या है? हम आगे अभी जस्ट जिक्र करेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है और फिक्स डायरेक्शन क्या होता है। ये तीन बातें अभी जस्ट आपको हम बताने वाले हैं। थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर बोर्ड ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर हम समझा सकें। गौर से जरा आप समझना, सबसे पहला चीज हम आपको बताने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जैसे हम लोग बोलते हैं 5 केजी, हम लोग जो है जैसे फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, थोड़ा सा एक आपको एग्जांपल लेकर के हम समझाते हैं, गौर से जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोग जो है कैसे पहचानेंगे कि कौन सा जो है वस्तु जो है, जैसे हम यहाँ पर लिए हुए ईंटा, देख लीजिए ये ईंट है ना? यह मेरा फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इस फिजिकल क्वांटिटी में हमें क्या-क्या है? इसमें मैग्नीट्यूड है या नहीं है, डायरेक्शन है या नहीं है, फिक्स डायरेक्शन है या नहीं है? हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें क्या-क्या चीज़ है? क्योंकि पहली बात तो हमें कन्फर्म हो गया कि ये भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। आप जरा बढ़िया से समझना, ये ईंटा इसका द्रव्यमान है, इसके हम नाप तौल सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि 1 केजी 2 केजी इसका वजन है। इसका मतलब है कि ये जो 2 केजी है ना, ये 2 केजी इसमें द्रव्यमान है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। आप ऐसा थोड़े कहोगे कि सर इसका 2 किलो वजन है दक्षिण दिया, ऐसा तो आप नहीं कहोगे कि इसका 2 किलो वजन जो है सर एकदम दक्षिण दिया है, ऐसा तो आप नहीं बोलोगे, है ना?
डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, इसमें डायरेक्शन है ही नहीं, समझे कि नहीं? इसका मतलब है कि अब फिजिकल क्वांटिटी तो है, लेकिन सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इसमें नहीं है, डायरेक्शन लेस है, इसमें डायरेक्शन है ही नहीं, समझे कि नहीं? अब हम लोग बात करें कि अब मैग्नीट्यूड तो आप समझ गए, जैसे हम लोग बताए कि 5 किलो, है ना? 5 किलोग्राम, तो इसमें किलोग्राम में मेरा मात्रक है, किलोग्राम क्या है? मात्रक है, इसमें 5 जो है इसी को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। हम लोग बोलते हैं 50 किलो या 50 ग्राम, ग्राम यहाँ पर मेरा मात्रक है ना? लेकिन एकरा में 50 है, ये मेरा क्या है? मैग्नीट्यूड है। हम बोलते हैं 30 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मेरा मात्रक है, लेकिन एकरा में 30 जो है मेरा क्या है? मैग्नीट्यूड है। हम लोग बोलते हैं 50 कट्ठा, 1 कट्ठा जो है ये मेरा मात्रक है, लेकिन इसमें 50 जो आपका क्या है? मैग्नीट्यूड है। हर वस्तु के लिए अलग-अलग मात्रा का प्रयोग किया गया। जैसे मान लिया जाए कि आप जो है खरीदने चल गए, बाजार से खरीदने चल गए सब्जी। आप बोलिएगा कि ये सब्जी कैसे केजी है, या बोलिएगा कि ये सब्जी कैसे पसेरी है। या तो केजी में कीमत पूछेंगे आप, या तो पसेरी में पूछेंगे, है ना? लेकिन आप खरीदने के लिए चले जाइए, आप चले जाइए खरीदने के लिए ज़मीन, किसी से ज़मीन खरीदना हो, तो आप कहिएगा कि तुम्हारा ज़मीन कैसे किलो है? वहाँ आप किलो नहीं बोलिएगा, वहाँ कट्ठा बोलिएगा, बीघा बोलिएगा, है ना? जैसे मान लिया जाए कि आप खरीदने चल गए, आप जो है केला खरीदने चल गए, तो आप केला खरीदने जाओगे तो आप ये थोड़े बोलोगे कि कैसे पसेरी केला है। आप इसके लिए दर्जन का प्रयोग करोगे कि कैसे दर्जन केला है। यहाँ दर्जन जो है मात्रक है मेरा, समझे कि नहीं? हम लोग यदि बात करें कि आप जाइएगा खरीदने, बाजार से चल गए खरीदने के आलू, तो आप आलू कहिएगा कि कैसे दर्जन आलू है। आलू खरीदिएगा बाबू तो आपको किलो में खरीदना पड़ेगा, किलो में पूछना पड़ेगा, पसेरी में पूछना पड़ेगा। तो यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ 4 किलोमीटर, जैसे आपसे कोई पूछेगा कि तुम्हारी घर से जो है डीडीएस कोचिंग के बीच की दूरी कितना है? तो आप बता दोगे कि मेरा घर से डीडीएस कोचिंग के बीच की दूरी 10 किलो है। आप 10 किलो नहीं बताइएगा, आप इसको फीट में बताइएगा, मीटर में बताइएगा, किलोमीटर में बताइएगा कि मेरे घर से कोचिंग की दूरी 2 किलोमीटर है या 3 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है या 20 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि ये सब मात्रक है। यदि आपके घर से इस कोचिंग की दूरी यदि 50 किलोमीटर है, तो उसमें 50 आपका मैग्नीट्यूड है, लेकिन किलोमीटर आपका क्या है? मात्रक है, जो दूरी को मेज़रमेंट करने में काम आता है। इसका मतलब है कि अलग-अलग जो है, वस्तु के लिए अलग-अलग मेज़रमेंट का प्रयोग किया जाता है, मापन का प्रयोग किया जाता है। आपको बुखार लगल रहेगा, है ना? तो उसके लिए मापन पद्धति अलग है ना? आपसे कोई बोलेगा कि तुम्हें कितना बुखार है, तो तू कहेगा कि 4.5 किलो बुखार हमरा लगल है। ऐसा तो आप नहीं कहोगे, है ना? इसके लिए जो है कि टेम्परेचर के लिए बताया गया, तापमान बताया गया है। हालाँकि बताएँगे कि टेम्परेचर आपका वेक्टर है कि या स्केलर है। हालाँकि इसमें टेम्परेचर आप यहाँ पर ज़िक्र आ गया तापमान। तापमान जो है, अब इसमें देखना है कि तापमान में क्या-क्या होता है। अब जैसे मान लिया जाए कि हमको कहा जाए कि आज की टेम्परेचर कितनी है ना? तो आप टेम्परेचर बताइएगा तो कभी आप मोबाइल में सर्च करके देखिएगा। तापमान के बारे में जैसे टेम्परेचर, तो आप कहिएगा कि आज जो है 50 डिग्री टेम्परेचर है पूर्व दिया। आप ऐसा नहीं बताइएगा। आप ऐसा कहिएगा कि 30 डिग्री आज टेम्परेचर है दक्षिण दिया। इसका मतलब है कि टेम्परेचर में डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर में सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड। 50 डिग्री इसमें 50 मैग्नीट्यूड है। 30 डिग्री 30 मेरा मैग्नीट्यूड है। समझे कि नहीं? तो पहली बात मुझे लगता है कि आप मैग्नीट्यूड आपका एक क्लियर हो गया होगा। अब एक लाइन हम लिखेंगे, 1 से 2 लाइन में दोनों चीज़ आप समझ जाओगे कि डायरेक्शन और फिक्स डायरेक्शन क्या होता है। एक प्रश्न आपसे हम करना चाहते हैं, पहला प्रश्न हम ये करना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है। और दूसरा प्रश्न आपसे हम ये करना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति पूरब दिशा की ओर जा रहा है, पूरब दिशा की ओर जा रहा है, ओर जा रहा है। आप जरा गौर से समझिएगा, ये दोनों क्वेश्चन आप जैसा ही पढ़ोगे ना, ये दोनों क्वेश्चन में तुम्हें चेंजिंग नजर आएगी। जा तो रहा है दोनों में, व्यक्ति जो है जाने का काम दोनों में कर रहा है, इसमें भी व्यक्ति जा रहा है और इसमें भी व्यक्ति जा रहा है। लेकिन पहला क्वेश्चन पढ़ने से मुझे कन्फर्मेशन नहीं है कि व्यक्ति किधर जा रहा है। जा रहा है, इसका मतलब है कि जा रहा है यानी डायरेक्शन तो इसमें भी है, डायरेक्शन तो इसमें है।
क्योंकि बिना डायरेक्शन का कोई व्यक्ति जाएगा नहीं। जा तो रहा है यानी डायरेक्शन है, लेकिन किधर जा रहा है इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि यह व्यक्ति किधर जा रहा है। समझे कि नहीं? लेकिन एक प्रश्न जब आप पढ़िएगा कि कोई व्यक्ति जा रहा है, यहां फिक्स कर दिया, वह व्यक्ति किधर जा रहा है? पूरब दिशा की ओर जा रहा है। यानी इस प्रश्न को पढ़ने से आपको कंफर्मेशन मिलता है कि एकदम फिक्स है। दूसरे प्रश्न को जब आप पढ़ रहे हो तो आपके अंदर में एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है। इसका मतलब है कि नीचे वाले प्रश्न में जो आपको नजर आ रहा है, डायरेक्शन के साथ साथ हम कहेंगे इसमें फिक्स डायरेक्शन है। इसमें क्या है? फिक्स डायरेक्शन है, निश्चित दिशा है। ये दोनों प्रश्न से आपको एकदम बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। कोई व्यक्ति जा रहा है तो डायरेक्शन है, लेकिन किधर जा रहा है इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कोई व्यक्ति जा रहा है पूरब दिशा की ओर। इसका मतलब है कि यहां डायरेक्शन फिक्स कर दिया है कि जाने वाला जो व्यक्ति है किधर जा रहा है? पूरब की ओर जा रहा है। गांव घर में देखते हैं कोई महिला जो है अपना बाल बच्चा को खोजे लागी आ जाती है चौराहे पर, है ना? तब गांव घर के लड़कन से पूछता है कि हो हमर बेटवा के देखल है तक ना काज नहीं करने गेलो। इसका मतलब वो बेचारी कंफ्यूजन में पड़ गई कि काज नहीं करने गया, लेकिन उसके पर एक आध आदमी बोल देता है कि अच्छा हाँ हाँ, देख ली है अभी होने गल है पश्चिम दिया। इसका मतलब है कि बता दिया पश्चिम दिया, यानी महिला अब कंफर्म होकर के पश्चिमी दिया जाएगी। तो ये अंतर है डायरेक्शन और फिक्स डायरेक्शन में। समझे कि नहीं? कोई व्यक्ति जा रहा है, अब करने जा रहा है क्या पता, लेकिन जा तो रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति जो है पूरब दिशा की ओर जा रहा है, यानी डायरेक्शन ही इसमें फिक्स डायरेक्शन है। तो याद रखिएगा, सिर्फ डायरेक्शन मिलेगा तो एकरा हम स्केलर कहेंगे। समझे कि नहीं? और जेकरा में फिक्स डायरेक्शन मिल गया एकरा हम वेक्टर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। अब आपको लगता होगा कि सर एकरा में मैग्नीट्यूड जरा बताइए, है ना? एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड इसमें भी है, बात को आप समझना। कैसे मैग्नीट्यूड है? कह रहा है कि कोई व्यक्ति जा रहा है। अब जा रहा है तो जब वो व्यक्ति जाने का काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा। 1 किलोमीटर चलेगा पैदल, 2 किलोमीटर चलेगा, 10 फीट चलेगा, 20 फीट चलेगा, 50 फीट चलेगा। चूंकि जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो दूरी तय करेगा ना जी। कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। उसी को क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है। इसका मतलब है कि यह जो प्रश्न जो यहाँ किया जा रहा है, ये वेक्टर नहीं स्केलर है। हम इसको स्केलर इसीलिए कह रहे हैं, काहे कि मैग्नीट्यूड तो है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन वेक्टर के लिए हमको चाहिए था फिक्स डायरेक्शन। लेकिन एकरा में खाली डायरेक्शन है, सिर्फ डायरेक्शन है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन नीचे वाला प्रश्न, ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। कारण काहे कि कह रहा है कि कोई व्यक्ति जा रहा है, जा रहा है इसका मतलब दूरी तय करेगा, दूरी तय करेगा इसका मतलब है कि कंफर्म है कि इसमें मैग्नीट्यूड है। क्योंकि जब ये जा रहा है तो कुछ ना कुछ तय करेगा। आधा किलोमीटर चले रास्ता, 2 किलोमीटर चले, आधा किलोमीटर चले, 100 फीट तय करे, 200 फीट चले, कुछ ना कुछ तो चलेगा। वही तो आपका मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब यह है कि नीचे वाला जो प्रश्न है, इसमें मैग्नीट्यूड भी हमें मिल रहा है और फिक्स डायरेक्शन भी मिल रहा है। इसीलिए नीचे वाले प्रश्न को हम कहेंगे कि ये कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में एकदम क्लियर कट आ गई? चलिए बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के बताया जाए। जैसे हम लोग बात करें बल, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स। अब मान लिया जाए कि ये बोर्ड को हम धकेल रहे हैं, है ना? इस बोर्ड को समझना, हम पेन से इसको धकेल रहे हैं अंदर की ओर। अब धकेल रहे हैं, अब इसमें हमको पता करना है कि इसमें क्या-क्या चीज है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है कि नहीं है। अब इसको दाब रहे हैं, अंदर दिया, तो मशीन लगा करके इसको नाप करके बताया जा सकता है कि हमारे हाथ द्वारा बोर्ड पर कितना न्यूटन का बल लग रहा है। 1 न्यूटन लग रहा है, 2 न्यूटन लग रहा है, 5 न्यूटन लग रहा है, नाप के बताया जा सकता है। इसका मतलब है कि जब हम उसको ठेल रहे हैं, तब मैग्नीट्यूड तो है, क्योंकि हमारे द्वारा बल कार्य कर रहा है। अब बल बल का मात्रक होता है न्यूटन। हम उसको मेजरमेंट करके बता सकते हैं कि मेरे हाथ द्वारा कितना न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तब पहली बात कि बल यानी फोर्स में मैग्नीट्यूड तो 100% है।
इसमें तो कोई शक नहीं है। अब रह गई कि सर इसमें डायरेक्शन है या फिक्स डायरेक्शन है, हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए रियलाइज करने की जरूरत है। आप समझना, ये पेन को हम धकेल रहे हैं, एकदम सीधा धकेल रहे हैं, बाहर से अंदर तो एकदम सीधा है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर देंगे तो ऐसे पिछुल जाएगा। आप देखना, एकदम फिक्स डायरेक्शन लगा रहे हैं बाहर से अंदर की ओर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा इसका पोजीशन बदल देंगे तो ऐसे करेंगे तो पेन ऐसे छिहुल जाएगा, है ना? इसका मतलब है कि इसमें बल तभी कार्य कर रहा है जब एकदम फिक्स डायरेक्शन में एकदम हम ताकत लगा रहे हैं। काहे कि तनी सुन कलम का डायरेक्शन बदल रहे हैं तब कलम मेरा पिछुल जा रहा है ना? इसका मतलब पिछुलना का मतलब है कि उसमें बल कार्य नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि बल में मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें हमारा जो है फिक्स डायरेक्शन भी है। क्या है? फिक्स डायरेक्शन भी है, इसलिए बल को कहा गया है वेक्टर क्वांटिटी। कौन क्वांटिटी कहा गया है? वेक्टर क्वांटिटी। यानी डिफिनेशन में आप याद रख लेना डायरेक्ट रूप में कि वेक्टर क्वांटिटी में क्या-क्या चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए पहली बात कि हमको मैग्नीट्यूड होना अनिवार्य है कि मैग्नीट्यूड कन्फर्म चाहिए। दूसरी बात, हमरा फिक्स डायरेक्शन चाहिए। ये दो चीज यदि हमें मिल रहा है तो हम कहेंगे कि हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी है, अन्यथा कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, एक बात आपको लगा होगा कि सर वहां पर आप बोले थे कि फिक्स लाइन ऑफ सपोर्ट, फिक्स लाइन ऑफ सपोर्ट। माइंड में प्रश्न आपको बार बार रिपीट कर रहा होगा कि सर ये फिक्स लाइन ऑफ सपोर्ट क्या होता है? हमने मैग्नीट्यूड समझ लिया, फिक्स डायरेक्शन समझ लिया, लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि फिक्स लाइन ऑफ सपोर्ट है क्या? सपोर्ट का मतलब होता है आधार। जैसे मान लिया जाए बाबू कि हम इस पर बोर्ड पर ऐसे ताकत लगा रहे हैं, तो ताकत जो लगा रहे हैं इसका मतलब है कि इसमें मैग्नीट्यूड है, सीधा डायरेक्शन में लग रहा है यानी फिक्स डायरेक्शन है बाहर से अंदर की ओर। यहाँ फिक्स लाइन ऑफ सपोर्ट क्या है? तो ताकत जो लगाया जा रहा है, ये ताकत लगाया जा रहा है मेरा हाथ द्वारा, है ना? तो मेरा हाथ जो है क्या कहलाएगा? फिक्स लाइन ऑफ सपोर्ट। या कहीं कहीं आपको फिक्स लाइन ऑफ सपोर्ट न दे करके कहेगा इनिशियल पॉइंट, यानी हमको इनिशियल पॉइंट चाहिए, तो इसी को हमने दूसरे रूप में लिखा दिया फिक्स लाइन ऑफ सपोर्ट। समझे कि नहीं? अब जैसे कोई आपसे ये कह दे कि आप हमको बताइए समय, टाइम, ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? एक बात आप याद रखना, समय, जैसे हम लोग बोलते हैं 5 घंटा, या हम लोग बोलते हैं 10 घंटा, या बोलते हैं 50 घंटा। इसका मतलब 5 घंटा में 5 मेरा मैग्नीट्यूड है, 50 घंटा में मेरा 50 मैग्नीट्यूड है, 10 घंटा में मेरा 10 मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब है कि समय में मेरा मैग्नीट्यूड तो मिल रहा है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। अब रह गया लफड़ा डायरेक्शन का और फिक्स डायरेक्शन का। समय में डायरेक्शन है, लेकिन फिक्स डायरेक्शन नहीं है। समय बढ़ता है, अब कोई बढ़ रहा है इसका मतलब डायरेक्शन है, लेकिन मुझे नहीं पता कि किधर की ओर बढ़ता है। बढ़ना का मतलब उत्तर से दक्षिण दिया भी बढ़ना हो गया, पश्चिम से पूर्व दिया भी जा रहा है तब बढ़ना हो गया। अब कने दिया बढ़ रहा है, क्योंकि समय इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, तभी तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो समय गुजर गया वो लौट करके नहीं आएगा। इसका मतलब है कि समय इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि वो बढ़ रहा है, लेकिन किधर से किधर बढ़ रहा है इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है। इसी लेकर के कहा गया कि इसमें डायरेक्शन है, फिक्स डायरेक्शन नहीं है। फिक्स डायरेक्शन रहा होता तो वेक्टर हो जाता, लेकिन फिक्स डायरेक्शन नहीं होने के कारण समय को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। कौन क्वांटिटी कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी, है ना? आइए अब जरा इसको हम लोग फटाफट जरा सा डिफिनेशन देख लें, आपको समय को बचत करने के लिए, है ना? ये सारी चीज। अब यहाँ पर आ गया टेंसर क्वांटिटी, को नया चीज आपको लग रहा होगा, इसके आगे हम जिक्र करेंगे कि टेंसर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे जरा इसका हम डिफिनेशन जरा सा देख लें। चलिए, हमने जो बात आपको बताया है वही यहाँ पर हमने डिफिनेशन लिखाया है। नापने, तौलने एवं गिनने की वस्तु को फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। जो बात हमने आपको समझाया है वही बात को यहाँ पर हमने लिखा भी है। वैसा वस्तु जिसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहा गया। जैसे बल, विस्थापन,
द्रव्यमान, दूरी, समय, गहराई, मोटाई, चौड़ाई, लंबाई, क्षेत्रफल इत्यादि। और सारे बहुत सारे वस्तु हैं। यहाँ पर और सारे हम कितने आपको बताएँ? लेकिन हमने सटीक बताया कि नापने, तौलने एवं गिनने की वस्तु को कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। ये बात क्लियर हो गई? चलिए, अब आगे चलिए, चूँकि ये सारे बात हम पहले समझा चुके हैं, लेकिन इसको लिखना कैसे है? सटीक भाषा में उतारना कैसे है? तब भाषा में इस तरह से उतारना है जो हमने लिखा है। अब यहाँ पर आ गया कि वेक्टर क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं सदिश राशि। चूँकि फिजिकल क्वांटिटी 3 प्रकार का हुआ, उसमें सबसे पहले आता है वेक्टर। तो मैंने आपको बताया था कि वैसे राशि को सदिश राशि कहते हैं, जिसमें हमको मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण। 10 किलो, 5 किलो, 2 कट्ठा, 4 कट्ठा, 5 बीघा, 10 बीघा, 100 मीटर, 50 मीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ये मेरा मैग्नीट्यूड है। जिसमें मैग्नीट्यूड चाहिए, फिक्स डायरेक्शन चाहिए, यानी फिक्स डायरेक्शन का मतलब निश्चित दिशा चाहिए, और फिक्स लाइन ऑफ सपोर्ट चाहिए। फिक्स लाइन ऑफ सपोर्ट का हिंदी होता है निश्चित आधार। निश्चित आधार। यहाँ पर वो लड़का टाइप करना छोड़ दिया है। फिक्स लाइन ऑफ सपोर्ट का हिंदी क्या होता है? निश्चित आधार। यदि जिसमें तीनों चीज हमें मिल रहा है, हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी है, अन्यथा बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। आइए जरा पहचानते हैं। जैसे बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, तीव्रता इत्यादि, ये सारे के सारे आपको वेक्टर क्वांटिटी की श्रेणी में आते हैं। अब दूसरे तरह का हम एग्जाम्पल, पहला तरह का तो एग्जाम्पल लिया, दूसरे तरह का एग्जाम्पल हम भाषा में लेने का प्रयास किए। पढ़िए जरा भाषा को। 40 किलोमीटर की दूरी उत्तर से पूर्व दिशा में 30 डिग्री कोण के साथ, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कैसे है? 40 किलोमीटर, एकरा में 40 कौची है? मैग्नीट्यूड है। आ कह रहा है कि जा कने दिया रह रहा है उत्तर से पूर्व, यानी डायरेक्शन नहीं, बल्कि एकरा में हमारा फिक्स डायरेक्शन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? फिक्स डायरेक्शन मिल रहा है। हम पहले ही बता चुके हैं कि जिसमें आपका जो है मैग्नीट्यूड मिलेगा और फिक्स डायरेक्शन मिलेगा, इसका मतलब है कि ये बात आप याद रखिएगा कि वह कौन सा क्वांटिटी है? आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि सेकंड नंबर वाला एग्जांपल जो है, ये मेरा जो है वेक्टर क्वांटिटी है। बात क्लियर है? चलिए, इसके बाद हमने लिया है स्केलर, जिसको हम कहते हैं अदिश राशि। जैसे कहते हैं, वैसे राशि को अदिश राशि कहते हैं जिसमें सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड मिल जाए, या मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन मिल जाए, है ना। फिक्स डायरेक्शन और डायरेक्शन में अंतर, ये बात आप याद रख लेना। डायरेक्शन कहना अलग बात है और फिक्स डायरेक्शन कहना अलग बात है। तो कहता है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी मिले जेकरा में या तो खाली मैग्नीट्यूड मिल जाए, या तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन मिल जाए, हम उसको कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। कौन क्वांटिटी कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? जैसे दूरी। अब दूरी में द्रव्यमान है, लेकिन दूरी तभी तय किया जा सकता है जब कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, है ना। इसका मतलब डायरेक्शन है, लेकिन फिक्स डायरेक्शन दूरी में नहीं है। इसीलिए दूरी मेरा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। द्रव्यमान, ये डायरेक्शन लेस है, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी का है कि एकरा में खाली मैग्नीट्यूड है। यह भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। तापमान, ये भी स्केलर है, काहे कि सब मैग्नीट्यूड है खाली। समय, ये भी स्केलर है। आवेश, चाल, लंबाई, चौड़ाई, ये सारे के सारे जो हैं कौन क्वांटिटी हैं? स्केलर क्वांटिटी है। बात क्लियर है? चलिए, इसके बाद जो हम लिए हैं, अब यहाँ पर एक टॉपिक यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे यदि पूछा जाता है तो 2 नंबर में पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये बात को आपको याद रखना है। 2 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे आप याद रखिएगा कि वेक्टर को हम लोग 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर देखिए दोनों का यहाँ पर हमने जिक्र किया है। सबसे पहला यहाँ आपका है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, सदिश का आलेखीय निरूपण। यानी वेक्टर में सबसे पहले चीज आया, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जब बारी आई तो ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, फिगर बना बना के रिप्रेजेंट किया गया। और दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन आता है एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का कोई प्रकार नहीं होता है, इसका कोई टाइप निकल करके एबे ने किया, इसका आगे ब्रांच बढ़वे नहीं किया।
लेकिन एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन का इसका ब्रांच आगे चल करके बहुत बड़ा हो गया। यानी कंप्लीट जो हमें वेक्टर जो पढ़नी है, एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन थोड़ा-सा पढ़ना है। अब पूरी जो सिलेबस पढ़ने के लिए जो दिया है, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन दिया है। मेन रूप से हमें सिलेबस में जो दिया गया ग्राफिकली नहीं, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। लेकिन कभी-कभी 2 नंबर में शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से। कहेगा कि वेक्टर को ग्राफीय रिप्रेजेंट करें। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? सारे के सारे बात यहाँ पर हमने लिखा चुका है कि यदि वेक्टर को ग्राफिकली दिखाने के लिए विस्थापन को मूल बिंदु से प्रारंभ करें। पहली बात हमें ये याद रखना है कि यदि आप चाहते हो कि वेक्टर को ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट करें, तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट देगा, विस्थापन देगा, उसको शुरू कहां से करना है? मूल बिंदु से शुरू करना है। दूसरी बात, जो पहले आए, अब यहां पर बात है कि कह देगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कह देगा, ऐसा कह देगा कि 30 डिग्री उत्तर से दक्षिण दिशा में, उत्तर से पूरब दिशा में, उत्तर से पश्चिम दिशा में, ऐसा कह देगा। अब यहाँ पर बात है कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री जो देगा, तो हम किसके साथ प्रयोग करेंगे? है ना? तो इसके लिए जो मैंने यहाँ बता रखा है कि जो पहले आ जाए, उसी के साथ हम लोग कोण का प्रयोग करेंगे। जो पहले आएगा, उसके साथ हम लोग कोण का प्रयोग करेंगे। और यहाँ हमने लिखा है कि डायरेक्शन को दिखाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका यही है कि डायरेक्शन को दिखाने के लिए यहाँ एक्स बाई जेड का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर हम लोग इसका पूरा प्रयोग करते हैं। एन का मतलब हो गया नॉर्थ, यानी ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, ई के मतलब पूरब ईस्ट, और वेस्ट का मतलब पश्चिम। इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। एक बात आप याद रखना, खाली कह दे, समझे कि नहीं, डिग्री देवे न करे, खाली कह दे कि उत्तर से पूरब दिशा में, या कह दे कि दक्षिण से पश्चिम दिशा में, या कह दे दक्षिण से पूरब दिशा में, डिग्री देवे न करे। जब डिग्री का प्रयोग न करे, देवे न करे, 30 डिग्री, 60, 70 ये सब देवे न करे, जब डिग्री नहीं देगा, तो याद रखिएगा, अपना मन से ले लेना है 45 डिग्री। अब 45 डिग्री हमें क्यों लेना है? क्योंकि इसका टोटल का मान होता है 90 डिग्री। इसका मतलब है कि जब कोण हमें नहीं देगा, तो हम इसको बीचे बीच से ऐसे पास कर देंगे। एकर मतलब आधा 45 और आधा 45, 2 भाग में इसको हम क्या कर देंगे? बाँट देंगे। जैसे आगे इसमें हम क्वेश्चन भी लिए हैं, ज़रा गौर से ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ज़रा क्या कह रहा है? कह रहा है कि 40 किलोमीटर का विस्थापन 30 डिग्री कोण के साथ उत्तर से पूरब दिशा में, एकर मतलब थीटा का प्रयोग करें उत्तर जोड़े, चूँकि पहले उत्तर आया है। अब यहाँ पर फिगर देख लीजिए, ये वाला मेरा है उत्तर, ये वाला दक्षिण, ये वाला पूरब, ये वाला पश्चिम। कह रहा है उत्तर से पूरब, यानी ये वाला उत्तर, ये वाला पूरब, यानी 30 डिग्री, एकरा जोड़े 30, आई टोटल होता है 90, एकर मतलब एकरा जोड़े कितना? 60। इसका मतलब ये है कि जब हम यहाँ से ऐसे प्रयोग करेंगे, है ना? तो आप लोग गौर से ज़रा ध्यान दीजिएगा। ऐसा चलेगा, और ये वाला जो एंगल जो आपको नज़र आएगा, ये आएगा आपका 30 डिग्री। और यहाँ से आपको बता देना है कि ये कितने किलोमीटर का विस्थापन है? 40 किलोमीटर का, और इसका नाम दे देना है P। और यहाँ पर लिख देना है वेक्टर OP बराबर 40 किलोमीटर। हो गया। आप इतना कर दोगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। देख लो आप, इतना कर देना है, ज़्यादा कुछ नहीं। क्या कह रहा है? 40 किलोमीटर का विस्थापन हमने ले लिया, 30 डिग्री कोण के साथ उत्तर से पूरब दिशा में, तो ये वाला हो गया उत्तर, ये वाला हो गया पूरब। अब लफड़ा ई हो गया कि हमें 30 डिग्री केकरा जोड़े लगाना है, तो पहले उत्तर आ रहा है, तो हम उत्तर जोड़े 30 लगा दिए, है ना? ये वाला 30 है, ये वाला 60 है, एकर मतलब ये वाला बड़ा होना चाहिए और ये वाला छोटा होना चाहिए। क्लियर है? ये 2 नंबर में आपसे आएगा। जब भी रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा, तो 2 नंबर में कहेगा। बात क्लियर है? चलिए आगे देखना। चलिए, ये क्या कह रहा है? व्हेन डायरेक्शन नॉट गिवन देन पासिंग थ्रू बिटवीन, ये थोड़ा इंग्लिश में कुछ और ही लिख दिया है। चलिए क्वेश्चन हमारा ये है, 50 किलोमीटर का विस्थापन पूरब से दक्षिण दिशा में। अब एजापुरी बताओ, कहीं एंगल देले है ये नहीं है, कोण देवे नहीं किया है। 50 किलोमीटर दिया है, लेकिन के डिग्री पर है, डिग्री देवे ना किया है। एकर मतलब हम अपना मन से ले लेंगे 45 डिग्री, बीचे बीच पास कर देंगे। तो बताओ, पूरब से दक्षिण, ये वाला हो गया पूरब, ये वाला हो गया दक्षिण, बीचे बीच ले लीजिए। ये ले लेना है 50 किलोमीटर, एकरा नाम देना है P। इसका मतलब यहाँ से ए हो गया OP बराबर
50 किलोमीटर। देख लीजिए। ये बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईज़ी है। अरे आपसे पूछेगा कितने में? 2 नंबर में। आगे चलिए। चलिए, ये आ गया अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, है ना? तो आज का सेशन में हम यहीं तक क्लास आपका रोकेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएँगे अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, यहाँ से आगे हम करेंगे। वेक्टर का मेन क्लास यहीं से शुरू होगा। मेन सेक्शन यहीं से शुरू होता है ना? यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगे, आज की वीडियो अच्छी लगे, आप जो है लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल जो है डीडीएस क्लासेस ऑफिशियल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।